हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम सभी सवाल हल करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर हमसे सवाल कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो शून्य है वह एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो उसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, ये भी बताना है। और जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम जानते हैं कि शून्य है वह एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के बट्टा में हम एक लिख सकते हैं, तो शून्य के बट्टा में भी एक लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या कैसा होता है? वो होता है P बटा Q का रूप का होता है, जहां Q रहता है, Q वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए P तो हमारा शून्य हो सकता है, लेकिन Q हमारा शून्य नहीं हो सकता है। तो Q यहाँ पर एक है, तो यह हमारे पास शून्य जो है वह एक परिमेय संख्या होगा। कंफर्म है कि यह परिमेय संख्या होगा, ऐसे प्रूफ भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लिखेगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे लिखेगा इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस आप इतना लिखेगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखेगा जीरो को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां P शून्य है और Q एक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए भी हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने आप हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 6 लिख दिया, और हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख दिए 6, यहाँ पर हाल में लिखेगा 6 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 6 में हम एक ऐड कर लेंगे, एक को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितने हो जाएगा, 7 हमारे पास हो जाएगा। जब हमसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 6 में हमने क्या किया, एक को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितनी, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे कि हमें किन के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 3 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये 7 आया है, ये 7, इसका हम क्या करेंगे, इस 3 में 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा निकल कर, ये हमारे पास आ जाएगा 21/7 आ जाएगा, मतलब 21 पर 7 आ जाएगा। इतना आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसको आप ऐसे ही रख दीजिएगा। फिर से आप क्या करिएगा, इस 4 को यहाँ पर लिख लीजिएगा, 4 लिख लिए। ये जो हमारे पास 7 आया है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 और बटा में 7 है तो 7 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसको हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे आप लिखिएगा 21/7, इतना लिख लीजिएगा। और इसका अंत में यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे इस 21/7 लिखकर उसके आगे लिखिएगा 21 के बाद क्या आता है 22/7 लिख दीजिएगा। फिर से लिखिएगा 23/7, फिर से लिखिएगा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और यहाँ पर 28 है, तो ये हो जाएगा 28 और बटा में 7। अब देखिए, अब हमारे पास 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या ज्ञात हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये जो हमारे पास आया, यही हमारे पास 6 परमेय संख्या हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम दूसरे वाले एकदम क्वेश्चन के भी जैसा है, तो हमें कितने, सबसे पहले तो देखेंगे कितनी हमें परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हमें कह रहा है 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, ये हमारा हो गया, 5 हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम एक ऐड कर देंगे, मतलब एक हम जोड़ देंगे। तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3/5 है तो ये हो जाएगा 3/5। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 6 आया है तो इसमें हम 3/5 में 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। तो ये हो गया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36 18 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6×5 30, इतना आ गया 18/30 आ गया। अब हमारे पास फिर से 4/5 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/5। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से ये जो हमारे पास 6 है तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 चौको 24 और 6×5 30, ये हमारे पास 24/30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। ये हमारे पास पहला क्या आया था 18/30 आया था, तो ये हो गया 18/30। 18/30 के आगे क्या आता है, तो ये आ जाएगा 19/30। उसके बाद क्या आ जाएगा 20/30। उसके बाद क्या आ जाएगा 21/30। उसके बाद क्या आ जाएगा 22/30। उसके बाद क्या आ जाएगा 23/30 और यहाँ पर 24/30 है तो ये हो जाएगा 24/30। ये हो गया। अब ये जो हमारे पास आया, ये जो हमारे पास आया, यही हमारे पास 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था और यही हमारा 5 परमेय संख्या ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब हमें इसमें 3 सवाल दे दिए गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और हमें इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। वो भी जो सत्य है तो उसका कारण के साथ बताइए कि यह क्यों सत्य है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, चौथे का पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह बात तो सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आप हल में लिखिएगा, हल में आप लिखिएगा, ये पहले का है, पहले का है कि हाँ तो सत्य सत्य है। अब ये हमारे पास ये सत्य है, तब यह क्यों सत्य है इसका कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कारण, कारण में आप लिखेगा कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होती है। यही लिख दीजिएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होते हैं। पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 ये होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा पूर्ण। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात तो सत्य है, तो यही हमारा कारण में लिख दीजिएगा, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। इतना हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमसे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यह प्रत्येक पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या वह केवल धनात्मक होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दूसरे का है, दूसरे का हल है। तो लिखेगा यह असत्य है, असत्य है। अब असत्य है तो क्यों असत्य है, तो यहाँ पर कारण भी लिख दीजिएगा। कारण में लिखेगा कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आती है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, वो होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे करके अनंत तक जाता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें केवल धनात्मक संख्या आ रही है। पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक आ रहा है, और पूर्णांक में यहां पर हम लिख दे रहे हैं पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में देखिए प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस इसमें प्लस माइनस सब में है, और इसमें देखिए केवल प्लस है, केवल प्लस। इसमें भी आगे, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है। अब जीरो को हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखे हैं प्लस माइनस, क्योंकि जीरो का आज तक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि जीरो का आगे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, या आज तक किसी को भी नहीं मालूम है। मतलब यह प्रूफ नहीं हुआ कि जीरो का आगे माइनस रहेगा या प्लस रहेगा।
तो ये देखिए इसमें हमें पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या आती है और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आती है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल कर रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेगा प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है। परिमेय जो संख्या होता है वह P बटा Q का रूप का होता है। तो यह हमारे पास जो पूर्णांक है वो P बटा Q के रूप का नहीं होता है, तो यह हमारे पास ऐसे ही असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा तीसरे का है हल असत्य है। तो आप क्यों है इसका कारण भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कारण में आप लिखिएगा कि परिमेय संख्या P बटा Q के नहीं, ये न लिखिएगा। परिमेय संख्या में अन्य संख्या आती है जबकि पूर्ण संख्या में केवल पूर्ण संख्या रहता है, केवल पूर्ण संख्या रहता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो हमारे कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।